एक बढ़िया प्रश्न देखते हैं आज। प्रश्न दे रखा है कि दो द्रवों के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब 450 mm OHG है और 750 mm OHG है। तो दोनों द्रवों को मिश्रित करने पर, यानी दो द्रव है, दोनों को क्या कर रहे हैं, मिश्रित कर रहे हैं, तो दोनों द्रवों को मिश्रित करने पर बनने वाले विलयन का कुल वाष्प दाब, यानी जब दोनों को मिला दोगे तो वाष्प दाब 600 mm OHG हो जाएगा। यानी पहले एक का 450 था शुद्ध का, एक था 750, दोनों को मिलाया तो विलयन का वाष्प दाब कितना हुआ, 600 mm OHG प्राप्त हुआ। अब आपको पूछा है कि दोनों द्रवों के मोल अंश ज्ञात कीजिए, यानी राउल्ट के नियम का बढ़िया बेहतरीन प्रश्न है और पेपर में आने लायक प्रश्न है, इसलिए आपको सोल्व करा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, एक तो इसमें लिखोगे PA0, यानी विलायक का शुद्ध अवस्था वाष्प दाब, वो हमेशा ज्यादा वाले को लेना विलायक, तो 750 हो जाएगा, 750 mmHg। उसी प्रकार अगर विलय का देखा जाए तो उसमें लिखोगे PB0, PB0 क्या लिखोगे, तो अक्सर इसमें लेंगे 450, ये 450 mmHg। उसके बाद में और आपको दे रखा विलयन का कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब दोनों को मिलाओगे 600 हो जाएगा, क्या लिखा, 600 mmHg। अब आपको पूछा है कि दोनों द्रवों के मोल अंश ज्ञात करो, यानी इसमें आपको ज्ञात करना एक तो XA बराबर क्वेश्चन मार्क और एक ज्ञात करना XB बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी ये दोनों आपको ज्ञात करना है। तो ये बढ़िया प्रश्न है और राउल्ट के नियम का प्रश्न है, तो लिख देते हैं राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से। राउल्ट का नियम आपने पढ़ रखा है, ये होता है कि P बराबर PA0 XA प्लस PB0 XB। तो अब आप इसे देखोगे मान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो इन दोनों में से एक को परिवर्तित करते हैं ताकि कुछ कॉमन आ जाए, क्योंकि दोनों का मान एक साथ ज्ञात हो नहीं पाएगा, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करना आपको आना चाहिए और वो फॉर्मूला सीधा याद रखो तो और भी बढ़िया होगा। इसमें थोड़ा चेंज ये करेंगे कि XA की जगह 1 - XB लिख देंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि विलयन का कुल मोल अंश XA प्लस XB सदैव कितना होता है, तो अक्सर 1 होता है। तो आप चाहो तो XA की जगह 1 - XB लिख सकते हो, तो इसमें ये चेंज करेंगे कि P बराबर PA0 का क्या रखेंगे, PA0 XA की जगह क्या रखेंगे, 1 - XB, ठीक है, और बाद में प्लस का क्या होगा, PB0 XB, PB0 XB। बस ये आपको ध्यान रखना है कि XA की जगह क्या रखा, 1 - XB रखा है, ध्यान रखना। तो इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं कि XA बराबर 1 - XB, ठीक है, ये यहाँ पर यूज किया है। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या होगा, PA0 का क्या होगा, PA0 1 से गुणा करते हैं पहले, बाद में इस PA0 का XB से गुणा, तो PA0 XB और प्लस में क्या है, तो सर PB0 XB, ये PB0 XB। अब आप देखोगे XB दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इधर P रखना है, तो P बराबर क्या होगा, ये PA0 माइनस, इधर आपको कुछ इस प्रकार से कॉमन लेना है, ये फॉर्मूला वापस यही बनना चाहिए, अगर आपने गलत कॉमन लिया तो ये नहीं होगा। अब देखो ये माइनस है तो बाद में भी माइनस रहना चाहिए और प्लस है तो बाद में भी क्या रहना चाहिए, प्लस, तो इसको कोष्टक में माइनस में रखते हैं ताकि ये प्लस में आ जाए, तो इधर रखेंगे अपन PA0 माइनस PB0, ठीक है, गुणा में लिख देंगे XB। अब आप सोचो तो ये सही है या गलत है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, जैसे ये माइनस का है, PA0 से गुणा होगा तो प्लस और ये माइनस क्या होगा, माइनस आएगा, तो ये माइनस सही है। अब ये इसके अंदर माइनस का है लेकिन इस माइनस से गुणा होने वापस क्या बनेगा, प्लस, तो ये PB0 XB सही होगा और ये PA0 आएगा माइनस का आएगा, ये ध्यान रखना। अब इसमें मान रख देते हैं, तो P का मान आपको दे रखा 600, PA0 इसका मान दे रखा 750, ठीक है। उसके बाद में PA0 का मान वापस कितना है, तो अक्सर ये आगे माइनस आएगा, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 750 और इधर PB0 का मान है 450, तो यहाँ पर कितना रख दोगे, 450 गुणा में XB आपको ज्ञात करना है। तो अब आप इसको सोल्व करोगे तो 750 का 750 रहेगा, ठीक है, और इधर आप देखोगे एक मिनट को ना, ये 750 का 750 माइनस का माइनस, ये 450 मतलब 750 में से 450 गए, यानी 750 में से 450 गए तो पीछे कितने बचे, तो अक्सर 300 XB। ये इधर किसका है, माइनस का है, और इधर 600 किसका है, प्लस का। तो इस एक काम करते 600 को इधर भेज देते, 300 को इधर, मैं इधर लिख देता थोड़ा है ना ताकि दिखाई दे आपको। अब देखो ये 300 XB इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 300 XB, ठीक है। अब ये 600 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 750 का 750 माइनस का कितना हो जाएगा 600, तो इधर आ जाएगा लगभग 150, ठीक है, 150। इधर कितना होगा 300 XB। आप चाहो तो यहीं से काट सकते हो, वरना ऐसे लिख दो XB बराबर 150 बट्टे में क्या लिखोगे, तो अक्सर 300, 150 बटे 300 बराबर 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5, यानी XB का मान कितना आया 0.5, तो XA का मान भी कितना होगा 0.5, क्योंकि XA बराबर क्या लिख सकते हो 1 - XB, तो 1 का 1 माइनस का 0.5 बराबर कितना हो जाएगा 0.5, यानी दोनों अवयवों का मोल अंश 0.5 के बराबर होगा, ठीक है। इस प्रकार आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, बेहतरीन प्रश्न है और आपको कोशिश करना भाई ये फॉर्मूला है ना
सीधा का सीधा याद रख लिया जाए तो और भी बढ़िया होगा, क्योंकि पेपर के दिन आप हो सकता है कोई निकाल पाए नहीं निकाल पाए, तो कोशिश करना इस फॉर्मूले को सीधा का सीधा याद कर लिया जाए, और इसके बिना ये सोल्व भी होगा नहीं, क्योंकि आप इसको जब तक एक पक्ष में कॉमन नहीं लोगे तब तक आप इन दोनों में से किसी एक का मान ज्ञात नहीं कर पाओगे, तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए इस फॉर्मूले को याद रखना और सीधा ये पेपर में यूज कर सकते हो आप, ठीक है। हाँ तो भाई कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं जो आपके पेपर में छपने लायक पर्सन भी है, और कुछ कॉपी में बाकी रह गए तो वो भी आपको साथ में बता दिए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वाष्प अवस्था का संघटन पूछते हैं काफी बार पेपर में, ये चांस तो इसके बहुत कम है, लेकिन ये टॉपिक है ही नहीं किताब वैसे भी, लेकिन आपके पेपर में जो उदाहरण दे रखे किताब में, उस उदाहरण में 1-2% में ऐसा पूछा गया है कि वाष्प अवस्था का संघटन क्या होगा विलियन चैप्टर में। तो ज्यादातर आपने पढ़ा होगा कि ये कोई द्रव है, उसको गर्म करते हैं, उसकी क्या बनती है, वाष्प। अब द्रव के अंदर जो मोल अंश होता है उसको अपन XA और XB से दर्शाते हैं। काफी बार उसकी वाष्प का संघटन पूछ लेते हैं, यानी उसमें ज्ञात तो मोल अंश करते हैं लेकिन उसको YA और YB से दर्शाते हैं। अब नई बात कुछ है नहीं, फॉर्मूला याद रहे तो याद कर लेना, वरना इसके आने के चांस वैसे भी बहुत कम है, ठीक है। फिर भी देख लीजिए, तो विलय का अगर वाष्प दाब में मतलब मोल अंश पूछ ले, वाष्प अवस्था में कौन सी, वाष्प अवस्था में विलय का क्या पूछे, मोल अंश, तो कुछ नहीं करना, PA बटे में P का भाग दे दो, यानी इसका जो आंशिक दाब है उसमें विलयन के कुल दाब का भाग लगा दो। और अगर विलय का मोल अंश पूछे, कौन सी प्रावस्था में, वाष्प प्रावस्था में, वाष्प प्रावस्था में मोल अंश पूछे, तो अगर विलय का पूछे तो कुछ नहीं है, विलय के आंशिक दाब में कुल दाब का भाग लगाओ, और अगर विलय का पूछे तो विलय के आंशिक दाब में कुल दाब का क्या लगा दो, भाग। और आंशिक दाब आपको ज्ञात करना राउल्ट के नियम से पढ़ा रखा है कि PA बराबर होता है PA नॉट XA और PB बराबर होता है PB नॉट XB। तो इस प्रकार से आप इसको ज्ञात कर लेना कभी अगर प्रश्न आ जाए तो, कि वाष्प अवस्था में मोल अंश क्या होगा, तो फिर आपको इस प्रकार से हल करना है इसको, ठीक है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार अगर प्रश्न आ जाए तो मोल अंश ज्ञात करना हो वाष्प अवस्था में, तो कुछ नहीं करना है, जिस घटक का आपको ज्ञात करना पूछे उसका आंशिक दाब बटे विलयन का कुल दाब, उसका आंशिक दाब बटे विलयन का कुल दाब, ये फॉर्मूला आप लेना है, ठीक है। विलय का पूछे तो विलय का आंशिक दाब बटे विलयन का कुल दाब P, और विलय का पूछे तो विलय का आंशिक दाब PB बटे में कुल जो अपन P से दर्शाते हैं। और आंशिक दाब आपको ज्ञात करना पड़ा रखा है राहुल के नियम से, PA नॉट XA और अगर विलय है तो PB नॉट XB, ठीक है। इसको छोड़ो, ये कम चांस है इसके आने के, ये जो अभी नोट लिखे इनमें से 1% छपने का बढ़िया चांस है, तो इसको हटा देते पहले। सौंफ क्या है, ये ज्यादातर उसमें होता है जो भोजन में नमक ज्यादा खाते हैं, क्या करते हैं भाई, भोजन में ज्यादा नमक, वो आपको थोड़े फूले फूले दिखाई देंगे। कारण क्या है इसका, ये मान लो कोई शरीर का एक स्थान है जहां पर ये मान लो ये अपने शरीर की कोशिकाएं हैं 4-5, ठीक है। अब इसने नमक ज्यादा खा लिया, तो ये जो कोशिका के बीच का स्थान होता है उसको बोलते हैं अंतराकोशिकीय स्थान, क्या बोलते हैं, अंतराकोशिकीय स्थान। अब इसमें नमक का विलयन आ जाएगा, क्योंकि उसने नमक ज्यादा खाया, तो ये नमक का क्या आ जाएगा, विलयन, यानी नमक एक्वस लिख देते हैं, सॉल्यूशन आ जाएगा। अब दिक्कत ये कोशिका के अंदर जल है, वो क्या है ज्यादा, कोशिका के अंदर जल क्या है अधिक, और इस नमक के विलयन में यानी नमक के एक्वस में इसमें जल जो है वो है कम। तो कोशिका आपको पता है विलायक हमेशा अपनी अधिक से कम की हो जाता है, तो जल कोशिका से आ जाएगा बाहर, जल कोशिका से कहाँ आ जाएगा बाहर, तो ये सारी कोशिकाएं थोड़ी देर बाद में ऐसे सिकुड़ जाएगी, क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, यानी कोशिकाएं सिकुड़ जाएगी और जल आ जाएगा बाहर। तो इस कंडीशन में अंतराकोशिकीय स्थान में जल बढ़ने के कारण, अंतराकोशिकीय स्थान में जल धारण के कारण वो जगह जैसे यहाँ पर है तो ये हाथ फूल जाएगा ना, तो उस कंडीशन में सूजन आ जाती है, उसी सूजन को सौंफ कहते हैं, या इसको बोलते हैं ईडेमा, क्या बोलते हैं, EDEMA, ईडेमा या सौंफ कहते हैं। तो पेपर का प्रश्न है सौंफ क्या है, कुछ नहीं, एक प्रकार की सूजन है जो ज्यादा नमक खाने वाले लोगों के अंदर पाई जाती है। कारण क्या है, तो कारण ये है कि कोशिकाओं से जल का बाहर आ जाना, बाहर आ जाएगा जल धारण, और ये कोशिकाओं में क्या हो जाएगा, यानी अंतराकोशिकीय स्थान में जल धारण से सूजन आ जाती है, उसको बोलते हैं सौंफ, ठीक है। अगला प्रश्न, ये बहुत शानदार प्रश्न आ सकता है अगर पेपर में आए तो, क्योंकि आपके मॉडल पेपर में प्रश्न वैसे भी है कि कौन सा पदार्थ गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने में काम आता है या गाड़ियों के रेडिएटर में काम आता है, तो रेडिएटर में काम आने वाला पदार्थ सबने याद कर लिया, एथिलीन ग्लाइकोल है। अब इसका कितने % विलयन काम आता है, ये अगर प्रश्न आया 10%, 20%, 35%, तो 90% गलत करेंगे। तो ये आपको सीधा याद रखना है कि एथिलीन ग्लाइकोल का 35% V/V हो सकता है, सारे ऑप्शन 35 ही मिले, 35, 35, 35 और 35। अब यहाँ पे परसेंटेज चेंज कर दे, जैसे यहाँ पर लिख दे W/W, एक लिख दे V/V, या V/W, एक लिख दे W/V और एक लिख दे V/V। तो आपको वो चुनना है जिसमें V/V हो। ये 2-3% अभी याद कराता हूं। पहले आपको ध्यान रखना है कि एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग वाहनों के इंजन को ठंडा करने में करते हैं या गाड़ियों के रेडिएटर में करते हैं। अब कितने % करते हैं, 35%। V/V ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, 35%, ये % याद करना। अगला, और ये करता क्या है, तो ये जल के हिमांक को माइनस कर देता है, क्या कर देता है, माइनस कितना, तो अक्सर 17.6, यानी जल के हिमांक को 17 डिग्री कम कर देता है। 0 डिग्री पे जो जल जम रहा था उसको और कम कर देता है, ध्यान रखना। तो ये जो है जल के हिमांक में कितनी 17.6 की कमी करता है, इससे जल वगैरह पेट्रोल वगैरह जमता नहीं है। अगला जो प्रश्न है
वो एक गोताखोर का गैस सिलेंडर। ये भी बढ़िया प्रश्न बन सकता है। सबने याद कर लिया कि गोताखोर के गैस सिलेंडर में सर हीलियम गैस भरते हैं। कौन सी गैस? हीलियम गैस, जिससे ऑक्सीजन वगैरह का प्रतिशत वगैरह नाइट्रोजन का मेंटेन रहता है। अब पेपर में प्रश्न ऐसा है नहीं, प्रश्न ऐसा गया गोताखोर के गैस सिलेंडर में भर जाने वाली गैसों का संगठन लिखिए, यानी कौन कौन सी गैस कितनी मात्रा में। तो ये रटा हुआ होना चाहिए कि 11.7% हीलियम होती है, 56.2% नाइट्रोजन होती है और 32.1% ऑक्सीजन होती है। ये परसेंटेज याद करना भैया ना, कि हीलियम होती है 11.7, ये तो रटा हुआ होना चाहिए। और अगर पूछ ले सबसे ज्यादा कौन होती है तो होती है नाइट्रोजन। ठीक है, अगला प्रश्न। ये आपको स्थिरवाती मिश्रण पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी किताब का स्पेसिफिक एग्जांपल अलग अलग दे रखे हैं। तो ये दो एग्जांपल अलग से जोड़ लेना आप, या तो जो आपको लिखा रखा है या फिर इसको अलग से याद रखना नोट करके कि स्थिरवाती मिश्रण दो प्रकार का होता है। न्यूनतम क्वथनांक स्थिरवाती मिश्रण, ये आपको पढ़ा रखा, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले न्यूनतम में आता है। तो उसमें एक एग्जाम्पल आपको लिखा था एथेनॉल और जल, तो इसका भी परसेंटेज याद रखना। 95% एथेनॉल और 5% जल का जो मिश्रण है वो न्यूनतम क्वथनांक स्थिरवाती मिश्रण का एग्जाम्पल है। ऐसे प्रश्न आ सकता है कि 95% एथेनॉल और 5% जल का मिश्रण कौन सा स्थिरवाती मिश्रण है, तो कौन सा होगा? न्यूनतम। इसी प्रकार से अगर अधिकतम का पूछे तो आपको राइट करना है 68% HNO3 और 32% जल का मिश्रण। ये दोनों एग्जाम्पल आप रट के रखना भाई, ठीक है ना। 68% कितना? HNO3 और 32% जल का मिश्रण कौन सा होगा? अधिकतम क्वथनांक स्थिरवाती मिश्रण। एक और प्रश्न देख लेते, बढ़िया। एक आपको दे रखा है SPM। क्या है SPM का मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ऐसे प्रश्न आ सकता है कि सुअर का ब्लेडर, इसके एग्जाम्पल लिखो। तो अर्धपारगम्य झिल्ली कैसे कहते हैं? ऐसी झिल्ली जिससे केवल विलय के कण आर पार हो सके, विलय के कण गति नहीं कर पाए, यानी जिसका आकार विलय के कणों से तो बड़ा होता है, यानी विलय के कण आसानी से जा सके, लेकिन विलय के कणों से छोटा होता है, ध्यान रखना। तो उसको बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। ये किसकी बनी होती है? तो प्राकृतिक तो आपको पूछे तो आपको ध्यान रखना है एक तो सुअर का ब्लेडर, क्या याद रखना है? सुअर का ब्लेडर, यानी मूत्राशय से वगैरह जैसी संरचना है शरीर में, ब्लेडर कहता है इसको, ठीक है। तो सुअर का ब्लेडर और पार्चमेंट, ब्लेडर बोलो पार्चमेंट बोलो दोनों की। सुअर का ब्लेडर या पार्चमेंट किसका एग्जांपल है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। और एक सेलोफेन, ये दोनों ध्यान रखना, ये दोनों प्राकृतिक में आते हैं। और प्रश्न इससे ज्यादा कई गुना इंपॉर्टेंट, ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि प्रतिलोम परासरण में, कौन से परासरण में? प्रतिलोम परासरण। आपको पता रहेगा समुद्री जल को शुद्ध करने में कौन सी विधि काम आती है? प्रतिलोम परासरण। तो उसमें कौन से पदार्थ की बनी हुई अर्धपारगम्य झिल्ली काम आती है? तो ध्यान रखना सेलुलोज एसीटेट। कौन सा? सेलुलोज एसीटेट की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उसमें काम आती है, किसमें? प्रतिलोम परासरण में। तो ये तो आपको इतनी चीजें याद रखनी एक्स्ट्रा में। अब कुछ परसेंटेज आपको वापस रिपीट करा देते हैं, 1 मिनट रुकना है ना। हाँ, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रतिशत देख लेते हैं जिनसे आने के परसेंट चांस रहते हैं थोड़े बहुत। तो एक तो आपको पहले नंबर पे याद रखना है ये 35% V/V। तो 35% V/V का जो सोल्यूशन है वो किसका है? एथिलीन ग्लाइकोल का है। किसका? एथिलीन ग्लाइकोल। याद रखना किसमें काम आता है? गाड़ियों के रेडिएटर में या फिर वाहनों के इंजन को ठंडा करने में। परसेंटेज रट के रखना 35% V/V। दूसरा प्रश्न आपको एक अभी पढ़ाया था, कौन सी गैस? हीलियम गैस का 11.7%, ये याद रखना। गोताखोर के गैस सिलेंडर में हीलियम कितने परसेंट होती है? तो सर 11.7%। तीसरा, अपने जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं उसमें NaCl की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो अक्सर वो आपको याद रखनी 0.9% W/V। ये पीछे वाला मात्रक भी ध्यान रखना भाई। अगर 35% V/V एथिलीन ग्लाइकोल याद रखना, और ये 0.9% W/V NaCl, ठीक है, सॉल्यूशन या विलियन, ये जो है वो अपनी रक्त शिरा में, ठीक है, अंतःसेपित किए जाना। अंतःसेपित मतलब इंजेक्शन है ना, ये अंतःसेपन करना सुरक्षित रहता है क्योंकि ये समपराशरी विलीन का कार्य करेगा। अपने रक्त में जो आरबीसी वगैरह है उसमें भी यही अनुपात रहता है। 0.9% W/V NaCl का सोल्यूशन होता है, तो आप उसमें 0.9% W/V का सोल्यूशन मिलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये विलीन समपराशरी होगा। इसीलिए इंजेक्शन में इसको ध्यान रखा जाता है। तो ऐसे प्रश्न आ जाए कि रक्त शिरा द्वारा अंतःसेपित में या फिर अंतःसेपन में, कौन सी? इंजेक्शन द्वारा अंतःसेपन में रक्त शिरा में कितने परसेंट NaCl सोल्यूशन को मिलाना चाहिए? तो ये आपको ध्यान रखना है, कितने परसेंट सुरक्षित रहेगा या कोई नुकसान नहीं होगा? 0.9% W/V सोल्यूशन। एक आपको एक्स्ट्रा में याद रखना, ये हो गया। एक आपको ध्यान रखना 3.62%, कितना? 3.62% W/W, 3.62% W/W NaOCl, NaOCl कर देना। इसको बोलते सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइट NaOCl बोलते हैं, NaOCl। ये क्या काम करता है? तो ये
ब्लीचिंग पाउडर के रूप में काम आता है, ध्यान रखना। वैसे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला सबने पढ़ रखा है, CaOCl2 होता है, लेकिन आजकल जो है इसका उपयोग होता है रासायनिक उद्योगों में, ध्यान रखना। कितना? 3.62% W/W, तीनों अलग अलग है। 35% क्या था? V/V। 0.9% क्या है? W/V। और ये 3.62 क्या है? W/W। ये क्या है? तो अक्सर सोडियम हाइपोक्लोराइट है और ये ब्लीचिंग पाउडर के रूप में काम आता है, ठीक है, या ब्लीचिंग विलेन के रूप में काम आता है। ब्लीचिंग वर्ड आए, सोडियम हाइपोक्लोराइड रट के रखना भाई, NaOCl, ठीक है। ये विलेन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन वगैरह थे जो अपनी कॉपी से लगभग थोड़े बाहर भी थे और कुछ इंपॉर्टेंट थे, आपको बताना था, अवगत कराना था, एग्जाम से पहले आपको एक बार बता दिया। और भी आपके कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।